के उन तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है जो हिंदुस्तान और बैरून मुल्कों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी सलाम इंटरनेशनल के जरिए। पहले मरहले की लोकसभा चुनाव की वोटिंग आज मुकम्मल हुई है हिंदुस्तान में। आज 20 रियासतों की 91 सीटों पर वोटिंग का काम हो गया। छिटपुट वारदातों के बीच हर जगह का माहौल पुरअमन ही देखा गया और इस मरहले में 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए भी वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईवीएम खराब होने की वारदात 1% से भी कम पेश आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह चुनाव पुरअमन तरीके से हुआ। पहले मरहले में अंडमान निकोबार में 70.67%, असम में 68%, लक्षद्वीप में 65.9%, महाराष्ट्र में 55.78%, तेलंगाना में 60.57%, उत्तर प्रदेश में 69 यानी 59 यानी 59.77, मेघालय में 62, मणिपुर में 78.20, बिहार में 50.26, 4 सीटों में यहां पर वोटिंग थी, छत्तीसगढ़ में 56%, जम्मू कश्मीर में 54.49, उत्तराखंड में 57.85 और आंध्र प्रदेश में 55% वोटिंग हुई है। और अगर हम बात करते हैं इस वोटिंग फीसद की तो बहुत ज्यादा बेहतर इसे नहीं माना जाएगा, कोई बहुत ज्यादा, हालांकि हमारा पैनल बताएगा कि इसको हम कैसे देखें, लेकिन बहुत अच्छी की श्रेणी में भी इसको फिलहाल नहीं रख सकते। ये पहला दौर निकला है, 7 चरणों में मतदान है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को असम के सिलचर में रैली कर रहे थे और कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हवा का रुख किस तरफ है यह आपके उत्साह से साफ दिख रहा है। पहले चरण के मतदान में फिर एक बार मोदी सरकार की जबरदस्त लहर दिख रही है, ऐसा उनका कहना था। आइए बात की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बहुत खास लोग इस वक्त पैनल के रूप में मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं करवाना चाहूंगा। मेरे साथ राघवेंद्र दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज जिन इलाकों में 8 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां पर गठबंधन बड़ी मुस्तैदी से लड़ रहा था। इस बार समाजवादी पार्टी और मायावती के साथ आरएलडी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अनुराग वर्मा मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफी, स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सर खैर मकदम है आपका। हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एक बेहतरीन तर्जुमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और शिवाजी सरकार साहब को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के रूप में, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। आइए इस बहस का आगाज करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कमलाकर त्रिपाठी जी की लहर चल रही है, मोदी लहर, और पहले दौर की वोटिंग ने भी बता दिया कि लहर किस तरफ जा रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, रद्द-ए-अमल। एक पुराना शेर है, उसी से उनका जवाब देना चाहूंगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पूरी इस समय देश में, प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने और आज जो जिन वादे 91 सीटों पर वोटिंग हुई है सर, उसमें कांग्रेस की जमीन कितनी थी, इस पे भी जरा रोशनी डालिए। एकदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने बहुत मजबूती से परफॉर्म किया है। गाजियाबाद, बिजनौर, आपका ये मेरठ, सहारनपुर, और इस बात का गवाह ये चीज है कि सहारनपुर में आज सुबह पहले 1 घंटे में मतदान को डिमोरलाइज करने के लिए 100 ईवीएम्स खराब निकली हैं इमरान भाई। और अगर आप पूरे देश को देखने जाइए तो इस समय आंध्रा में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये क्यों ना मान लिया जाए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं या बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस ईवीएम का रोना शुरू कर दे तो समझ जाओ हार रही है। ईवीएम का रोना हम नहीं रो रहे हैं, ईवीएम का रोना हम नहीं रो रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ईवीएम किस तरीके से खराब करके 1% ईवीएम खराब हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बताया। ये तो डेटा मैनिपुलेशन है। मैंने आपको क्या बताया, आप ही के चैनल पर सवेरे में था जी यूपी पर, और उसमें आप लोगों ने खुद ये न्यूज दिखाई थी कि सहारनपुर में, अब आप समझिए जम्मू कश्मीर में आप 57 या 54% जो वोटिंग दिखा रहे हो, उसमें जो कश्मीर की एरिया है वहां मुश्किल से 32% वोटिंग हुई है और दूसरी जगह ज्यादा हुई है। तो ऑन एन एवरेज की बात मत करिए, मैं ये बता रहा हूं कि जहां जहां इनको कांग्रेस के कैंडिडेट इनका साफ कर रहे थे, सहारनपुर में तो गठबंधन मजबूती से लड़ रहा था। सहारनपुर में इमरान मसूद खेल बिगाड़ रहे थे, जैसे गठबंधन इल्जाम लगा। गाजियाबाद में वीके सिंह
का और ठाकुर वोट कहां से डॉली शर्मा जो है ट्रांसफर करवा पाएंगी सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? और गठबंधन भी वहां पर लड़ रहा है, विकास गठबंधन भी वहां पर लड़ रहा है, पर हो रहा है। नहीं जो नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं इमरान भाई की सारा ठाकुर जो है बंधुआ मजदूर है? बिल्कुल नहीं, बंधुआ मजदूर है। मैं ये कहना चाहूं कि कांग्रेस और गठबंधन ये क्या सोचकर चल रहा है कि मुसलमान, दलित, ओबीसी ये सारे लोग जो है सिर्फ गठबंधन की तरफ आएंगे या कांग्रेस की तरफ आएंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय सहारनपुर में कांग्रेस ये इमरान मसूद को टिकट देकर कैसे मानकर चल रही है कि सारे मुसलमान जो है लामबंद हो जाएंगे? हाँ, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान भर की बात की, मैंने तो तेलंगाना की बात की, आंध्रा की बात की, आप जब इस तरह की सोच के साथ गठबंधन करते हैं या गणित करते हैं तो सही है। वाह। और अगर वो दूसरा करे, दूसरा अपने ढंग से पोलराइजेशन करे तो सांप्रदायिक या फिर गलत है, ये कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए, जाति के नाम पर भगवान हनुमान को जाति में बांटने वाला कि वो दलित जाति के थे, वो योगी आदित्यनाथ हैं, रोज इस तरह के पोलराइजेशन के बयान दे रहे हैं। हम तो उनसे बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जब मायावती देवबंद में मुसलमानों के नाम से सीधा वोट मांगती है तो कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया तो हमें आती दिखती नहीं है कि वो कम्युनल है, वो सांप्रदायिक है। बोलिए, मायावती सांप्रदायिक है, मुसलमानों से वोट मांग रही है? एक मिनट, कोई किससे वोट मांग रहा है वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देख रहा है? इनके लिए इनके मुंह पर आप सिंपल एक बात जानिए, एक बहुत बड़ा तमाचा मारना चाहिए राजनीतिक रूप से कि इंडियन मुस्लिम लीग, जिसको इसी सरकार ने हमारे आरएसएस और इंडियन मुस्लिम लीग को एक साथ बैन किया और आज उसी के बैनर तले वायनाड में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। ये कितनी घटिया राजनीतिक सोच है। और आरएसएस को बैन किया गया था। एक मिनट, अब लोगों को के सामने सत्य आ जाने दीजिए। वो आरएसएस थी जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पंजाब में, वहां क्या बोलते हैं, भोपाल में तीन जगह जो है वो स्वतंत्रता के पहले सरकार चलाई थी। अरे महेश शर्मा जी, आप लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप अरे बता तो रहा हूँ, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के स्वतंत्रता के पहले सरकार चलाने वाले आप हैं, संगी हैं, हम नहीं हैं। आप अंग्रेजों के पिट्ठू थे, हम नहीं, हमने आजादी की कहां तक कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जो है वो अलग है। चलिए कमलाकर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास और भी सवालों के साथ आऊंगा। एक मिनट राघवेंद्र जी के पास जान दीजिए। मैं जी मैं पानी पीजिए आराम से, शांतिपूर्वक अपनी बात करिए, अच्छा रहेगा। हार की चिल्लाना चाहिए। ठीक है ना, माथे पे तिलक लगा के आते हैं और आप जो है माथे पे तिलक लगाते हैं और बात ऐसे महेश शर्मा जी, माथे पर तिलक लगाने का सारा लाइसेंस बीजेपी वालों के पास है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप उतना ही बात कहिए जो आपके चेहरे को भी सूट करे, आपके चरित्र को भी सूट करे, आपके बात की भी सूट करे। चेहरा तो सबके सामने आ गया। ठीक है ना, एक बार जरा मैं राघवेंद्र जी के पास आऊं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करने दीजिए सर। ठीक है ना, राहुल महेश जी, राहुल गांधी आ रहा हूँ। मुझे आपका फाइटर गिरवाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कल एक राजनीतिक जवाब दिया है और मैं सामने रखूंगा और पूछूंगा इस देश से इस राजनीतिक अपराधी को जनता क्या सजा देने जा रही है। मैंने पाएगी कांग्रेस, ये पूछा, मैंने पूछा, पूछूंगा क्योंकि गठबंधन ये इल्जाम लगाता है कि कांग्रेस हमारा खेल बिगाड़ रही है। मेरे साथ एलजेपी के, मेरे साथ आरएलडी के लोग भी थोड़ी देर पहले थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो एक तरह से बीजेपी से साठगांठ किए हुए हमें परेशान करने के लिए, पस्त करने के लिए गठबंधन के लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं। चलिए मैं आ रहा हूं राघवेंद्र जी के पास जाता हूं। राघवेंद्र जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या आप देखते हैं 8 सीटों में क्या परफॉर्मेंस हुआ रहा होगा? आप लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से वहां पर लड़ा है, एक बड़ा प्रयोग आप लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों की वकार का सवाल है, बचने का सवाल है, जिंदा रहने का सवाल है, कैसे हम देखें? देखिए, जिंदा रहने का सवाल नहीं है, ये तो राजनीति है। राजनीति में कभी कम और ज्यादा होता रहता है कि बीजेपी की भी 2 सीटें थी और 2 सीट से जाकर के वो उन्होंने आज प्रचंड बहुमत उनके पास है। तो ये राजनीति है, राजनीति में चलता रहता है। और जहां तक बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है और ज्यादातर सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये बात बता रहा हूं, यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की पूरी तरीके से लहर और ऐसे निश्चित रूप से भाजपा घबराई हुई है
इनको लग रहा है कि अब यहाँ पर कोई दाव पेच चलने वाला है। आप कमलाकर जी तो दावा कर रहे हैं सहारनपुर में इमरान मसूद, आज वोटिंग हो चुकी तो हम बात कर सकते हैं ना उन इलाकों की, इमरान मसूद निकाल ले रहे हैं। इमरान मसूद, डॉली शर्मा, अरविंद सिंह, ठीक है, अब उनसे जवाब तो लेने दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो अपने दावे और वादे पेश करे कि वो उसको नहीं, आप लोगों के बारे में पूछा चाहता हूँ सर। देखिए, हम लोग कांग्रेस ने जहां त्रिकोणीय मुकाबले में उतर करके आप लोगों का खेल बिगाड़ा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? क्या खेल बिगाड़ पाई या नहीं, ये बताइए। देखिए, नहीं, कोई किसी का खेल नहीं बिगाड़ सकता है जो मजबूती के साथ लड़ता है, और वो उसमें आएगा भी। अगर खेल बिगाड़ना हो तो आप देखो बीजेपी में अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर अली और बजरंग बली की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं विकास की बात कर रहे हैं? अगर विकास की इतनी बात है, प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण आप देख लीजिए, कहीं भी हो रहा है वो ज्यादातर राष्ट्रवाद और सेना के ऊपर ही चल रहा है। तो मुद्दा है ना, बीजेपी ने मुद्दा बना दिया, नहीं मुद्दा बना दिया तो लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे। देखिए, आपके पास उसकी क्या काट है? देखिए, हमारे पास काट नहीं है, काट जनता ही के पास है। हम उन्हें केवल मुद्दा बता रहे हैं, हम वो उधर भटका रहे हैं। वो ये इल्जाम लगाते हैं कि अगर वो राष्ट्रवाद के साथ हैं तो आप जातिवाद के साथ। नहीं, हम उन्हें जातिगत गणित बिठाया और आपको ये लग रहा है, आपको लग रहा है कि सारा हम उनको याद सिस्टम तैयार किया है, बिल्कुल कट ऐसी वोटिंग होगी। आप एक क्वेश्चन पहले कर लीजिए, फिर इसके बाद में उसका जवाब दे देता हूं। लगातार काउंटर क्वेश्चन होगा तो फिर बात नहीं पहुंच पाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनकी, मैं तो याद दिला रहा हूं, जनता को याद दिला रहा हूं, हर सभा में याद दिला रहा हूं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। अली बजरंग बली की बात कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे जब हमारी सरकार थी तो हमने बात की, विकास की बात की, हम इनके एजेंडे की बात कर रहे हैं कि 2014 में अगर आपने जो एजेंडा पेश किया था कि हम जनता को ये सुविधाएं देंगे, हम इतनी नौकरी देंगे, 10 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी चली और गई, 1 करोड़ 10 लाख नौकरी चली गई। और अगर ग्रामीण क्षेत्र और अगर शहरी क्षेत्र जोड़ लिया जाए तो 4 करोड़ 60 लाख नौकरी चली गई है। तो सरकार से पूछना पड़ेगा, 100 स्मार्ट सिटी का वादा तो कर दिया, लेकिन एक स्मार्ट सिटी बन नहीं पाई है। कोई नाम हो, अगर एम्स की बात करी कि हमने इतने एम्स बनाने थे, एक भी एम्स तैयार नहीं कर पाए, तो देखो प्रश्न तो पूछा जाएगा। जहां धारा 370 हटाने की बात, आपके सवाल अहम है सर, आपके सवाल अहम है। महेश वर्मा जी जवाब दीजिए, जो सवाल के सवालों पे बात कीजिएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको हमारी विफलता पर ही चुनाव लड़ना था तो ये गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? मुलायम सिंह यादव जी की शुभकामना हमारे साथ है ना, सपा के साथ नहीं। 42 दलों का आपका है, उसमें भी बोल दीजिए। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर रोज गाली देते हैं, वो जब नहीं सुन रहे थे तो मैं क्यों सुन लूं? ये बताइए। नहीं इमरान भाई, चीजें तो दोनों तरफ से होंगी ना। जी सलाम की बहस में ये होता है, सबको वो बात आपको उनको समझानी चाहिए थी ना। मैं जब बात कर रहा था तो लगातार बोले चले जा रहे थे। नहीं पाएंगे तो बात जाएगी, आपकी भी बात नहीं जाएगी, उनकी भी नहीं। ये तो गलत चीज है ना। जब मैं बोल रहा था तो लगातार बोले चले। हाँ, तो मैंने उनको रोका भी तो था, मैंने उनको रोका था, इसलिए मैं राघवेंद्र जी के पास गया। अब आप मुझे कष्ट है इस बात का, आप जैसा सुनिए ना, वो अगर ऐसा करेंगे तो आप भी वैसे करेंगे। एकदम ऐसा नहीं, मैं जवाब दूंगा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना भाई। अच्छा, एक बात बताइए, उनको सुनेंगे ही नहीं, बात कर रहे हैं, उनको सुनेंगे ही नहीं, रोज आप ही आप कहते रहेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? और नीतीश कुमार जिनके डीएनए पे इनके मोदी जी ने, हमारे पास मेहमान ज्यादा है, सबकी बात आनी चाहिए ना सर। पैनल बहुत अच्छा है। नहीं, मैं फेडर गिराना पड़ेगा, मैं कमलाकर जी माफी के साथ फेडर गिराऊंगा। आप देखिए, नहीं गिराइए, मैं जी को सुन लीजिए, मैं जी आप बोलिए, आप रोकने की कोशिश करते हैं, आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो मैं फिर ये कदम उठाऊंगा। सुन लीजिए ना, मेरा सिर्फ ये कहना है इमरान भाई कि कमलाकर जी आपके आने से पहले भी एक बात इन्होंने खड़ा किया था कश्मीर को लेकर। मेरा तो अपना कहना है कि आज कश्मीर में जिस तरह से मतदान हुआ और मुख्य धारा से जो कश्मीर को दूर रखने का कोशिश किया गया, उसको कांग्रेस की नजर ना लगे, बस इतना ही मैं शुभकामना देता हूं। पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। दूसरी बात, अब आ जाइए आज के सवाल पे। आज इन्होंने जो अभी राघवेंद्र जी ने सवाल खड़ा किया, मैं उसका जवाब देना। नौकरियों पर बात कीजिए। नौकरी, देखिए, हमारी अगर विफलता ही आपकी सफलता है तो उस विफलता को एक तो उजागर करना चाहिए। पहली बात, ये विफलता के ऊपर चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी जातिवाद, आप वर्गवाद, आप अपनी जो चीजों को जिस तरह से आप हाईलाइट करके लड़ रहे हैं। कल एक इमरान साहब, कोई एक इनके नेता थे, वो आकलन क्या दे रहे थे इन 8 सीटों पे कि 80% वोट जो है बीजेपी के खिलाफ है। अब आप सोचिए कि 20% वोट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, और ये 80% वोट ये इस बात के लिए नहीं कह रहे हैं कि विफलता है, ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि जाट यहाँ है,
यहाँ अपना दलित यहाँ है, मुस्लिम यहाँ है, यादव यहाँ है, अदर ओबीसी कार्ड है। अब ये सारे मिलके जो है ये हरा देंगे। ये राघवेंद्र जी, ये अगर आपका गठबंधन जो है हमारी विफलता के लिए होता तो एक बात भी ऐसी कहते ना आप, हम क्यों छाती ठोक के कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास। हम 3 तलाक इसलिए नहीं लौलाए। कल आप लोगों ने एक शब्द भी बोला जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक अपराध जिस आदमी ने किया उसको खिलाफ आप लोगों ने एक शब्द भी अगर बोले होते तो ये देश की जनता आज समाजवादी पार्टी को देखिए, ये आदमी बोलने नहीं दे रहे हैं। इनको अगर आप इसी तरह भोगने के लिए बुलाए हैं, ये चिल्लाने के लिए इनको बुलाए हैं, तो इनसे हम क्या चिल्ला सकते हैं? चिल्लाइए ना, ठीक है ना, ठीक है। मैं एक बार मुझे जाने दीजिए जरा। शिवाजी सरकार जी कर रहे हैं सबको। कल राहुल गांधी ने इस देश में एक राजनीतिक अपराध किया, और वो अपराध के रूप में क्या किया जी कि सुप्रीम कोर्ट ने महज राफेल के ऊपर ये कहा कि जो भी पुनर्विचार याचिका के ऊपर केंद्र सरकार एक अपना जवाब दे कि भाई हम उस नोट्स को या जो अखबार में छपा है, ठीक है, देखिए चलिए इस पर बोलने दीजिए। अगर नहीं बोलने दीजिएगा आप शिवाजी सरकार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, मैं खबरदार कर रहा हूं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा शिवाजी सरकार साहब कि इस पहले दौर की वोटिंग के बाद अगर आप देखें बयार किस तरफ बढ़ती नजर आती है, वोटिंग का परसेंटेज देखते हुए और जो दावे हैं उनको देखते हुए किस तरफ बढ़ती नजर आई। सर बात खत्म होने दीजिए जी, मैं के पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि एक राजनीतिक अपराध कल हुआ है और जनता जो है इसके ऊपर आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, शिवाजी ऑर्डर का, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट के ऑर्डर के आड़ में इतना बड़ा झूठ बोला है, आपसे मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, उस अपराधी की क्या सजा होनी चाहिए? ठीक है, देश की जनता। शिवाजी सरकार, मेरा आपसे सवाल है कि पहले दौर की वोटिंग के बाद आपका पहला रद्देअमल आप किस तरह से देना चाहेंगे? पहला अपना रद्देअमल दीजिए। पहले दौर की वोटिंग आप देखें, एक तो ये है कि जैसी कि उम्मीद की गई थी कि बहुत ज्यादा वोटिंग होगी, उतनी वोटिंग नहीं हुई है। ये क्या संदेश है? नहीं, इसका मतलब एक चीज दिखता है कि शायद जनता में पहले जैसा उत्साह की कहीं ना कहीं कमी है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कोई ऐसा मुद्दा है कि हमें जाके, और वजीर आजम तो कहते हैं कि मेरी लहर चल रही है, तो जब जनता में उत्साह ही नहीं है तो फिर लहर या वेव किसकी? नहीं, लहर तो फिर अब वोटिंग जब ये बैलेट बॉक्स खुलेंगे तब पता चलेगा किसकी लहर है या नहीं है। पर ओवरऑल अगर हम देखें जिस तरह से वोटिंग हुई और जिस तरह से सारी चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये कहना कि वोटिंग एक तरफा हुआ है वो भी शायद सही नहीं है। और एक दूसरी एक चीज जो देखने को मिल रही है कि चाहे गठबंधन हो चाहे कांग्रेस हो, सभी ने कहीं ना कहीं अपने अपने वोट शेयर जो है वो उनको मिले हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज, कांग्रेस फाइट में वापस आ गई है सर, जो 2014 का दौर था उससे हटके। एक चीज जब कांग्रेस फाइट में वापस आई है या नहीं आई है, ये तो जब पूरे वोट्स पता चलेंगे पार्टियों के तब पता चलेगा। पर एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि कांग्रेस जो है कि रिवाइवल के पथ पर है। रिवाइवल कितना हो रहा है नहीं हो रहा है ये कहना मुश्किल है। पहले कांग्रेस के जो हम देखते थे जब पोलिंग बूथ पे जाते थे या पोलिंग स्टेशन पे जाते थे, उनके पोलिंग एजेंट्स भी नहीं होते थे। आज हर जगह उनके पोलिंग एजेंट्स हमें दिखते हैं, उनके काउंटर्स दिखते हैं और वहां पे लोग दिखते हैं। इतना फर्क देखने को मिलता है। दूसरी चीज हमें यह भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस जो है, जैसे गठबंधन का कहना है कि उनके जो खास तरह के जो वोटर्स हैं वो उनको वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस को भी जो गठबंधन के वोटर्स हैं वो कांग्रेस को भी वो वोट देने के लिए वहां पे लाइन पे लगे हुए हैं। फायदा बीजेपी को हो जाएगा। अब फायदा अगर इस अंकगणित के हिसाब से फायदा बीजेपी को हो सकता है, पर कहीं कहीं हो सकता है कि अंकगणित के हिसाब से अगर कांग्रेस इसी तरह से काम कर रही है तो गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है और बीजेपी को भी तो हो सकता है। कभी वो कोर वोटर बीजेपी के साथ हुआ करता था, अगर वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत भी आ रहा है या शिफ्ट हो रहा है या धीरे धीरे आ रहा है तो बीजेपी को नुकसान नहीं है। बिल्कुल है। देखिए, कांग्रेस अगर वोट काट रही है तो मैं ये नहीं मानता है कि वो सिर्फ गठबंधन का ही वोट काट रही है। कांग्रेस गठबंधन के अगर एक तबके का वोट काट रही है तो कांग्रेस बीजेपी का भी एक तबके का जो अपर कास्ट का वोट है वो भी कहीं ना कहीं काट रही है। तो कांग्रेस जो है मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं दुधारू तलवार की तरह काम कर सकती है। और ये तो अगर दुधारू तलवार की तरह काम करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और गठबंधन दोनों को ही कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान में जो है कांग्रेस को जो फायदा होगा उनको सीटों में फायदा हो सकता है। पर अभी ये सारी चीजें निश्चित रूप से एक हाइपोथेसिस ही है। जब पूरी ठीक है, अभी तो पहला दौर हुआ है लेकिन कुछ चीजें साफ होने लगती हैं, कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। चलिए मैं अनुराग जी के पास आता हूं। अनुराग वर्मा जी,
कैसे देखें आज की इस वोटिंग को? कुछ जगह पे तो काफी कम मतदान हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के इलाका जो हैदराबाद है वहां भी बहुत अच्छी वोटिंग नहीं हुई। तो हम कैसे समझें? जो लोग दावे करते हैं कि लोग उनके साथ हैं और उनको बम्पर जीत दिलाने के लिए लोग उतर आएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, ऐसा होता दिखता नहीं है। देखिए, अभी चुनाव का वैसे तो अगर पूरा सरकार की सारी एजेंसीज, पूरा मीडिया लोगों को इनकरेज कर रहा था कि आप वोट डालने जाएं, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप कुछ मामलों पे देखिएगा तो अभी उस तरह का चुनाव का पहला चरण है, अभी उस तरह का माहौल बना नहीं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम अगले चरणों में जाएंगे तो ये मतदान का प्रतिशत सुधरेगा। नंबर 2, एक अगर आप चीज देखें, जो कैंपेन्स भी काफी चले, लेकिन उस पर अभी कि जो लोग अपने क्षेत्र से, अपने नेटिव प्लेस से बाहर निकल के गए, उनका वोट वो एक बहुत बड़ा प्रतिशत होता जा रहा है, क्योंकि लोग अपने जहां पे उनका वोट होता है, जो नेटिव प्लेस होती है, उससे बाहर निकल के जाके नौकरियां कर रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, तो उसकी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा वर्ग वो भी होने लगा है अब। तो अगले दूसरे तीसरे चरण में हम आशा करते हैं कि थोड़ा सा ये प्रतिशत सुधरेगा। और एक बड़ी कमाल की चीज अब हम देख रहे हैं कि पिछले 15, 20, 25 सालों में जो परिवर्तन आया है कि हम यहाँ पे टीवी डिबेट में बैठ के कांग्रेस किसका वोट काट रहा है वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। कांग्रेस कितनी सीट जीतेगा। आपसे पहले तो सर ये आए थे एसके मुखर्जी साहब, आरएलडी के थे, उन्होंने तो साफ कहा कि कांग्रेस जो है, हालांकि वो खुद उनकी पार्टी 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि वोट काटू पार्टी है कांग्रेस, बस वो गठबंधन का भी काटती है वोट और कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान करती है। इस तरह से वो कांग्रेस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे लफ्ज, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे थे, हालांकि सर नहीं थे लेकिन दूसरे प्रवक्ता बैठे थे, और ये भी सच्चाई, वो भी बड़े अच्छे प्रवक्ता थे। लेकिन कुछ मामलों में कांग्रेस को अभी चुप्पी ही साध लेनी पड़ती है। देखिए, एक चीज और भी है, अभी आप हम अगर गठबंधन की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो एक बहुत ही मतलब एक वर्ग विशेष के वोट को और कुछ कम्युनिटीज के वोट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप उनके एकदम उनके ठेकेदार की तरह बात नहीं कर सकते हैं कि ये आपके पास नहीं आना है। अगर आप नीचे जाके एक सतही स्तर पर बात करें तो जो वोटर, जो वहां का लोकल लीडर जो कल तक परस्पर प्रतिद्वंदी था, वो किस तरह से आज एक दूसरे का दोस्त हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अभी तक बसपा और सपा जिस मुद्दे को लेके जिस क्लेम पे इनकी जीत और हार होती थी, जो परस्पर विरोधी होते थे 5 साल, अगर हम सरकार में आएंगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम आओगे तो हमें परेशान करोगे, आज वो दोस्त कैसे हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको आप ये सिर्फ अंकगणित तो लगा रहे हैं कि ये हमारा वोट है, ये इस कम्युनिटी का वोट हमारा, इस कम्युनिटी का वोट हमारा, लेकिन आप उन 2 कम्युनिटीज जो कल तक परस्पर विरोधी थे वो आज कैसे दोस्त बनेंगे? कल कैसे आप दोनों वो लोग साथ बैठ के चाय पिएंगे और किस तरह से करेंगे? आपने सिर्फ अंकगणित तो लगा ली, लेकिन सर इस अंकगणित के पीछे कोई ठोस वजह भी ना। कैराना का उनके सामने उदाहरण है, वहां के को जिस तरह से उन्होंने जीता था उस दौर में, उसको लेकर उन्होंने गठबंधन तैयार किया। गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ में कैसे उनको हराया था, उसके आधार पर उन्होंने ये अपना फॉर्मूला तैयार किया है। वहां तो ये सक्सेस लग रहा है। तो उनको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कामयाब उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव जो होते हैं उसमें उस तरह का माहौल नहीं बनता है। उपचुनावों में के जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा, अगर आप देखेंगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो एक साथ बड़े चुनाव होते हैं उसके पैटर्न पे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। तो उपचुनाव को लेके हालांकि इन लोगों ने उसी मॉडल पे काम किया, लेकिन उपचुनाव को के रिजल्ट को, नतीजे को देख के हम वो ये नहीं समझ सकते कि अब इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फॉर्मूला वही लेकर चल रहा है गठबंधन। कांग्रेस ने त्रिकोणीय मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की, बाकी हिस्सों से भी अब रुझान खासतौर से प्रतिशत के आने लगे हैं। हालांकि अभी भी जो लोग कतार में होंगे तो आखिरी तक, जब आखिरी वोटर अपना वोट का इस्तेमाल न कर ले तब तक की कोई आंकड़ा जारी नहीं किया जाता। हमें उन आंकड़ों का भी इंतजार रहेगा। अभी लौट रहे हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, एक ब्रेक हम यहां पर लेंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है, मुद्दों पर बात होगी, आगे के जो मरहले हैं उसको लेकर के कौन किस रणनीति के साथ जा रहा है, इस पर भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे सियासी जमातों को। अभी हाजिर हो रहे हैं। जो है ना, मतदाता जो है वो इस तरह से लपेटे में उसको लेने की कोशिश की जा रही थी कि भाई हम जो है अब इकट्ठे हो गए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, हम जो है कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे।
तो वो एक कहीं ना कहीं वो सहमा हुआ है इस बात को लेके कि भाई ये लोग जो हैं जिन्होंने मतलब आपका कहना ये है जो प्रत्याशी खड़े हैं जी, मतलब आपका कहना ये कि बीजेपी का वोटर तो जाए या ना जाए, लेकिन जो गठबंधन का वोटर था उसने सोचा कि जाते ही नहीं, जाते नहीं, हम जाए या ना जाए। चलिए राजेंद्र जी जवाब दीजिए। रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, वो लोग भयभीत हुए हैं, वो लोग नहीं आए हैं जो बीजेपी का वोट है, जो मोदी सरकार की जो समर्थन में लोग बहुत खुलकर आए हैं और उन्होंने अपने वोट दिए, उन्होंने सपोर्ट किया। छोटा सा सवाल है, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, जो देश हित का मुद्दा है, अगर इस बार कम हुआ है वोटिंग, पाकिस्तान के इसके बारे कम हुई वोटिंग, उसका कारण ये रहा कि जो सरकार है, जो सरकार है उसके प्रति लोगों की उदासीनता भी बढ़ गई है कि वही सरकार है 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और लोगों को बहुत सारी आशाएं थी। जब ये घोषणा पत्र ले आए थे युवाओं को लगता था कि मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी, जब 2 करोड़ साल में मिलेगी तो नौकरी लग जाएगी। किसान से लेकर के नौजवान से लेकर के जो कामगार है, व्यापारी भी इनके जीएसटी लगाने से, नोटबंदी से बर्बाद हो गए, बहुत सारे उद्योग चले गए, उनमें वो उदासीनता आई। इस कारण से हुआ, कारण तो ये होना चाहिए, जबकि मोदी जी कह रहे लहर चल रही है और वोट परसेंट कम हो रहा है, तो जो ये कारण गिना रहे हैं कि इस कारण से भैके मारे नहीं निकले। अरे भाई सरकार आपकी उत्तर प्रदेश से लेकर 20-22 राज्यों में अगर आप मतदाता को भयमुक्त नहीं कर सके तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप भयमुक्त नहीं कर सके मतदाता को तो इस्तीफा दे देना। ऐसी सरकार का क्या करेगा जिसके कारण डरा हुआ मतदाता आकलन हो गया। कमलाकर जी लोग निकल नहीं रहे हैं, खूब तशहीर हो रही है, कांग्रेस पार्टी भी तशहीर कर रही है, प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी है, आपके तमाम लीडर जो हैं इस वक्त जुटे हुए हैं। और पहले दौर में हम देखते हैं कि वो जो वलवला होना चाहिए अवाम में, वोटर्स में, वो नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इमरान भाई कि आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों को भी कि गाय भैंस पालिएगा तो दूध पीने को मिल जाएगा, लेकिन मुगालता पाल लीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो मुगालता पाले बैठे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वो भी इनके फेवर में जा रहा है। जमहूरियत में वोटिंग परसेंटेज कम हो, एक तो ये शर्म की बात है उस सरकार के लिए, ठीक है। दूसरी चीज कि आप जब भी मायूसी होती है वर्तमान सरकारों से, जब वोटर जो है वो उसको लगता है कि ये मतलब पिछले बार इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े जोश में वोटर्स ने मतदान किया था। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि 2014 के पहले 2009 में हम यूपी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 22 सीटें थी हमारी। तो ये जो अभी बहुत सारे लोग आकलन ले रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक भी कि जो है वो कांग्रेस वोट कटुआ, और ये एक चुनाव कोई आदमी अगर किसी रीजन से जो ये मृग मरीचिका इन्होंने बनाई मारीच की तरह कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे तो महंगाई हटाएंगे, तो उसमें एक बार जनता भ्रमित हो गई और उसने बड़े जोश में इनको वोट दिया। लेकिन अब उस जोश से जब आदमी का मन खिन्न हो जाता है तो वो वोट देने से भी परहेज गुरेज करने लगता है। आपके हिसाब से फिर तो आपको वोट देने का जोश भी तो आवाम में नहीं दिख रहा ना। मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका आकलन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, एकदम मैं तो कह रहा हूं, लेकिन इनसे जो खिन्न लोग हैं वो जो वोट पड़ रहे हैं वो भी इनके अगेंस्ट पड़ रहे हैं, वो इनके फेवर में नहीं पड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा फूलपुर में, गोरखपुर में, कैराना में जो उपचुनाव हुए उसमें मैं इस बात से पॉलिटिकल एनालिस्ट की भी इत्तेफाक नहीं रखता। वो ट्रेंड दूसरा होता है। क्या दूसरा होता है कि जो सरकार में होता है लोग उसके पक्ष में मतदान करने लगते हैं, लेकिन वहां सीएम की सीट, डिप्टी सीएम की सीट ये हारती है और वहां भी वोटिंग परसेंटेज, इमरान भाई अगर आपको याद हो तो बड़ा लो था। और वहां ईवीएम और वहां फिर ईवीएम का रोना, वहां पे ईवीएम का रोना आपका, फिर वहां पे वहां अलाप बिलाप और प्रलाप जो है वहां कहां चला जाता है। फिर आप कहां, फिर आप वहां क्यों नहीं बोल पाते हैं कि अब यहाँ ईवीएम जो है ठीक है, अब यहाँ ईवीएम आपको अच्छा लगने लगा, अब यहाँ ईवीएम आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। वाह भाई वाह। मैं जी कमलाकर जी, ठीक है, एक बार जरा अनुराग जी, कमलाकर जी, कांग्रेस का ये चेहरा, इस चेहरे को आप लोग अगर इस तरह से प्रदर्शित करेंगे तो जनता आपको और गर्त में ले जाएगी। तबका है उसको हमने 72,000 देने की बात कही है। ठीक है सर, मुद्दों
हमारी ईमानदारी का के बजट में लोग नहीं आ रहे ना छूटता के लिए अनुराग जी आप इसलिए नहीं आ रहे लोग नहीं आ रहे। ठीक है ना सर, हमें कोई आपकी तरफ बेईमानी करनी थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और मौका दूंगा, पाकिस्तान में पटाखे नहीं फूटेंगे, दोनों को मौका दूंगा। आप अपने मुद्दे रख दीजिएगा। ठीक है, जरा अनुराग जी के पास जाने दीजिए। अनुराग जी ये बताइए क्यों नहीं लोग निकल पा रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस? जरा इस पर तो बात करनी थी, बहुत संजीदा बात है, आप लोग मुद्दों पे आ जाते हैं, आप इस पर बात कर चुके हैं, हम तो रोज मौका देते हैं, जरा वोटर नहीं निकल रहा उस पर भी तो बात कीजिए, ये किसका फेल्यूर है? चलिए अनुराग जी। देखिए, इसमें जो होता है, अगर आप सबसे एक जो अगर आप हम लोग नोएडा दिल्ली की बात करें तो मैं जैसे नोएडा में मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे पहले होता था आज से 10 साल 15-20 साल पहले कि बड़ा चुनाव के टाइम पे बड़ी जोश होता था, रैलियां हो रही होती थी, डोर टू डोर कैंपेन्स हो रहे होते थे, बहुत मतलब उन सब में ऑब्वियसली पैसे बहुत खर्च होते थे। जैसे जैसे चुनाव आयोग ने खर्च को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया, वो अच्छा साइन भी है कि आपने जो है उस पर थोड़ा सा नकेल कसी, तो उसके बाद से जो माहौल बनता था चुनाव का वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो लोगों के डोर टू डोर सड़कों पे कैंपेन से निकल के वो मोबाइल फोनों में कैंपेन आ गया, वो फेसबुक पे आ गया, वो ट्विटर पे आ गया, वो आपके व्हाट्सएप पे आ गया, तो वो कहीं ना कहीं उस टाइप का जो माहौल बनता था वो बनना बंद हुआ है। अच्छा, अब आप अगर आज पिछले 2-3 बार के चुनाव में देखें तो चुनाव प्रतिशत तो बढ़ा है हमारा। अगर हम पुरानी बात करें तो चुनाव प्रतिशत इतना नहीं होता था, ये पिछले 2-3 बार से चुनाव से बढ़ता जा रहा है। और चुनाव का जो प्रतिशत कम होना ये बीजेपी के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहता है, क्योंकि बीजेपी बैंक करती है अर्बन मिडिल क्लास वोट पे। जो नहीं निकलता है, जो ड्रॉप होता है, वो अर्बन मिडिल क्लास का वोट ड्रॉप होता है, वो वोट डालने नहीं निकलता है। अगर हम जो इंडिया शाइनिंग मूवमेंट चल रहा था कि जब वाजपेयी जी की सरकार के बाद जब चुनाव हो रहा था तो इतना ज्यादा बीजेपी का जो वोटर था वो मुतमईन हो गया था कि इनकी सरकार तो आनी है, तो हम वोट डालने क्योंकि अभी पहला फेज है, अभी आप इतना हम एकदम हालांकि कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन देखिए कुछ चीजें तो पता लगनी शुरू हो जाती हैं। ये पहला फेज भी कमजोर नहीं था, देखिए 91 भाई दो बड़े फेजेस हैं, इसमें पहला और तीसरा, तो ये और कई 20 राज्य कवर हुआ और 91-92 सीटें कवर हो रही हैं, तो ये बड़ा है। और इसमें जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। मैं शिवाजी सरकार जी के पास चला जाऊं, फिर मैं आ रहा हूं महेश जी और आपके पास आ रहा हूं। इमरान शिवाजी सरकार ऐड ऑन कर दूं मैं इनके अनुराग वर्मा साहब की बात को कि देखिए इसमें जो है ना, जैसे अभी कमलाकर साहब ने एक बात कही कि भाई देश की जो सरकार है मतदान प्रतिशत जब कम होता है तो सरकार को शर्मसार होना चाहिए। देखिए ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए और उनके भागीदारी के बगैर ये उत्सव आप अच्छे उमंग और उत्साह के साथ नहीं मना सकते हैं। ये आप तय करिए कि आपको सकारात्मक बात करनी है, आपको देश की विकास की, देश की जनता की, जब तक उसको खुल के अगर लोकतंत्र में विपक्ष ना रहे और विपक्ष की भागीदारी अगर नकारात्मक सोच के साथ शुरू हो तो ये मतदान प्रतिशत ऐसे इस वजह से भी घटते हैं। ठीक है, शिवाजी सरकार जी ये बताइए, जैसा कि ये कह रहे हैं अनुराग जी की जब वोट परसेंट कम होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है, क्या इस बार भी ऐसा माना जाए? नहीं, अभी ये मानना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। पहले फेज का चुनाव है, हालांकि पहले फेज का मतलब है 1/5 जो है मुल्क जो है उसका 1/5 का चुनाव हो चुका है। फिर भी ये कहना है कि किसी एक के अगेंस्ट में जाएगा या किसी के फेवर में जाएगा, मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। पर हाँ, एक चीज है निश्चित रूप से, मैं अनुराग जी जो कह रहे थे कि चुनावी कैंपेन का जो तरीका इलेक्शन कमीशन के जरिए हो रहा है, और मेरे ख्याल में उसमें ब्यूरोक्रेटिक जो एक प्रेशर रहता है, और उसमें अगर अब समझिए कि मैं ये अनुराग जी जाके किसी को माला पहना देता हूं तो माले का दाम भी जो है कैंडिडेट के कॉस्ट में जुड़ता है। इस तरह की जो रैशनल चीजें हैं निश्चित रूप से ये कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। दूसरी एक चीज और जो इस चुनाव के दौरान देखने को मिला है कि चुनाव के जो कैंपेनिंग रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि चुनाव पूरे देश के लिए एक बहुत शिक्षण का उत्सव है। वो जो चीज है वो देखने को हमें इस बार बहुत कम मिला। न तो सरकारी पक्ष जो है जो भी है सारा सोशल मीडिया और उसके जरिए कर रही थी, जो जमीनी कैंपेनिंग होती है, लोगों से जाके मिलना, नुक्कड़ मीटिंग करना,
वो दोनों ही तरफ से कम दिखे और विपक्ष की तरफ से तो बहुत कम दिखे। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए या बिहार के कई क्षेत्रों में चले जाइए और देश के कई और अन्य क्षेत्रों में भी लोग ये कहते थे कि विपक्ष को तो लालटेन लेकर ढूंढना पड़ रहा है। लोग चाहते थे कि विपक्ष क्या कह रहा है वो जाने, पर विपक्ष का जो कैंपेनिंग था वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर रहा है। और विपक्ष की जब कैंपेनिंग कमजोर होती है, देखिए हर पार्टी के साथ कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं और वो जो जुड़ाव होता है उसके जरिए जो है वोट निकलते हैं और वोट निकाले भी जाते हैं। लोगों को जाके परसुएट करके वोटर्स को निकालना पड़ता है। वोटर आसानी से निकल के नहीं आता। ये मानना कि सिर्फ जनता जो है वोट देने के लिए आती है, बड़ी खुशी से आती है, ऐसा नहीं होता है। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक भूमिका रहती है। तो वो उस भूमिका में भी कहीं ना कहीं कोई समस्या आई है। दूसरी चीज, मेरे ख्याल में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सबको साथ में बैठ के चुनाव आयोग को जो उन्होंने एक ब्यूरोक्रेटिक संस्था बना रखी है उसको थोड़ी सी पॉलिटिकल कलर भी देने की जरूरत है। उससे पॉलिटिकल भागीदारी भी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि एक जो है चुनाव आयुक्त जो है वो निश्चित रूप से किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए एक चीज मैं मानता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज में आपसी जितना भी भेदभाव हो, जब वो कहीं भी पंच के आसन पे बैठते हैं तो वो निश्चित रूप से पंच की तरह ही बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपने दल के ही पक्ष में सारी बातें करते हैं। ये हम जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज है उसमें भी हम देखते रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका कोई रोल नहीं रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का एजुकेट करने में बड़ा जोर का रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का इश्यूज, देखिए इश्यूज इस इलेक्शन में बहुत सारे हैं। बीजेपी जो है कुछ खास इश्यूज को लेके आई है, पर उसके खिलाफ जितने भी इश्यूज हैं वो जो विपक्षी दल है वो उनको जो है लाकर नहीं ला पाए, जनता को नहीं बता पाए कि आप वोट जाए तो क्यों करेगा विपक्ष। बीजेपी के खिलाफ या फेवर में वोट करने तो क्यों करे, नहीं करे। ये एक अहम बात आपने कही और इस पर भी मैं बात करता हूं कि कम क्यों है। हालांकि अभी ओवरऑल देखेंगे पहले मरहले में कुल कितने प्रतिशत 91 जो सीटें हैं उसमें वोटिंग हुई, अगर हम कुल जोड़ उसका देखें, वो अगर आंकड़ा हमें मिलेगा तो उससे समझ में आता है कि ये चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है। लोगों का रुझान खासतौर से वोटिंग कितना ही कितना, और उसके बाद फिर राजनीतिक पार्टियां आकलन करती हैं कि ये धारा वोटर्स की किसके फेवर में जा रही होगी। उनके अपने अपने फिर तरीके होते हैं आकलन करने के। इस पर मैं और बात करूंगा, बहुत अच्छी मेहमान मेरे साथ है। एक और छोटा सा ब्रेक। हालांकि जो अभी आंकड़े नजर आ रहे हैं वो 5 बजे तक के ही हैं। इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर अभी पूरी तरह वोटिंग मुकम्मल हो जाने के बाद ये आंकड़े जारी करेगा, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि कई जगह कतारें लगी होंगी। जो 5 बजे से अगर लंबे कतार में लगे तो हो सकता है वो कतारों में अभी होंगे, तो जब तक आखिरी शख्स पूरा वोट करके ना निकल जाए तो ये कहना मुश्किल होता है। बहरहाल अगर हम देखें तो पहला चरण ठीक ठाक गुजरा है। बहुत अच्छा इसे नहीं कहेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ ऐसा भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत खराब हुआ हो यह भी नहीं कहा जा सकता है। 20 राज्यों की 91 सीटों पर हो गया है। 14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और सबसे ज्यादा अगर हम इधर बात करते हैं तो अगर हमारी दिलचस्पी अगर हम देखें, बाकी तो पूरे मुल्क में एक बड़े हिस्से में मतदान हुआ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, कुछ साउथ की बात कर लें, तेलंगाना वगैरह में, और इधर बिहार की 4 सीटों में हिंदी बेल्ट की अगर हम बात कर लें तो उस पर बात की जा सकती है। चलिए इस पर एक बार फिर लौट रहे हैं। ये आखिरी दौर है हमारी बहस का भी, बातचीत का भी। क्या लगता है, मैं एक बार फिर आना चाहूंगा राघवेंद्र दुबे जी के पास। राघवेंद्र जी, अभी उत्तर प्रदेश में और चरण बाकी हैं, क्या लगता है? अभी तो 7 चरणों का ये पूरा खेल है, पूरा त्योहार है, ऐसे में क्या लगता है आपको इसके बाद वाले चरणों में अगर यहां कोई कमी रह गई है तो क्या आपका गठबंधन लोगों को लाने में, निकालने में कुछ मेहनत करना शुरू करेगा? ये तो किसी के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, हमारा गठबंधन पूरी मजबूती के साथ और तीनों दलों के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ लगे, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है और हम उसी की तरह काम कर रहे हैं। अभी बात भी की थी, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि भाई विपक्ष का दिखा नहीं गया किस तरीके से मुद्दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे चैनल, मैं आपको नहीं, आप चलो मुद्दे उठा रहे हैं, उठाते भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मीडिया का हिस्सा ऐसा रहा कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया, वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा नहीं, लेकिन हम फिर भी जनता के बीच जाकर के उन मुद्दों को उठाते रहे कि ये जो चुनाव है ये कहीं इस तरीके से ना हो जाए कि जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं गायब हो जाए। इसलिए हमने लगातार, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, जो भी
वादे थे वो सारे उन पर बात की, और हमने अपने विकास के मुद्दे गिनाए कि हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया, और लोग उस चीज को याद भी कर रहे हैं। भाई चुनाव में बात ये होनी चाहिए कि हमने विकास के माध्यम से कितना आगे बढ़कर के इनको वो किया। अभी जिस तरीके से वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट एक बार बोले थे कि आपने मायावती जी के साथ गठबंधन कर दिया, आपकी तो कट्टरता थी, और किस तरीके से, भाई ये तो अच्छी बात है, ऐतिहासिक बात है कि दो बड़ी पार्टियां साथ में आ गई हैं। जब बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र हर जगह बांटते हैं, वहां कर देते हैं कि जो हमें पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, तो हम आपसे क्या उम्मीद करें फिर? बाद में वो अलग ही हो गए थे ना, इतने ऐसे जब अलग बहुत अच्छी थोड़ी ना बात रहती। वो सब देखिए, आप देखो, जो अगर कोई आतंकी अगर कोई मारा जाता है तो उसको शहीद बता देते हैं। तो इस तरीके की पार्टियों के साथ आप गठबंधन कर लें, और बहुत सारी चीजें करें। जिस तरीके से आप बताया कि गठबंधन इनका हो गया, हमने 3 दलों का भी गठबंधन किया, इन्होंने 42 से कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो महामिलावट नहीं हुआ, 3 दल मिले तो महामिलावट हो गई, और इतने दल मिले तो नहीं महामिलावट हुई। तो ये चीजें, ये मंतव्य बनाना इनका काम है, और बहुत सारे चाहे मीडिया से भी बन जाता है कि मोदी वर्सेस साल, भाई मोदी से डर के इन्होंने कर लिया। अरे मोदी किससे डर रहे हैं? भाई अपना दल हो या वो छोटे छोटे दल है, उनके साथ आप बना सकते हो। बात वही है कि इन चीजों को छुपाना और जनहित के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते। बेरोजगारी पे कितनी बात होगी, 45 साल में इतने ज्यादा बेरोजगारी नहीं, उस बात जवाब होना चाहिए। ठीक है कमलाकर जी, आप आखिरी मरहले में है, अपना फाइनल कमेंट आप रखिए। आगे अभी 6 चरण और बाकी हैं, क्या तैयारी, क्या एग्रेसिव कैंपेन जिसके जरिए आप लोगों को बाहर निकाल पाए अपने फेवर में? देखिए, हम तो शुद्ध रूप से जो हमने यूपीए 1 यूपीए 2 में जो विकास के कार्य किए, हमने मनरेगा लाया, हमने आरटीआई लाया, हमने राइट टू एम्प्लॉयमेंट लाया, हमने राइट टू एजुकेशन लाया, हमने जननी सुरक्षा योजना लाई, ये सारी चीजें हमारी लाई हुई हैं। और अभी भी हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि हम सबसे करीब तबके को 72,000 रुपया सालाना देंगे, हम जो नौजवान रोजगार करेंगे, 3 साल तक जो है उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस प्रथा की जरूरत नहीं है, वो किसान जो लोन ले रहा है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा अगर वो लोन टाइम पे रीपे नहीं कर पाता। ये सारी चीजें हैं। अभी जो अनुराग भाई साहब कह रहे थे, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसलिए वोटर उनका नहीं निकला कि वो मुतमईन था, वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि आप कह रहे थे इंडिया शाइनिंग और वहां पड़ रही थी मार जो है पीठ पर, तो वो स्थितियां जो थी आदमी ने उनके अगेंस्ट वोट किया। और इस समय भी स्थितियां यही हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नाम पे आई सरकार ने गरीबों के निवाला छीन लिया है। और आपको मैं बताऊं कि ये पूरी तरह से छद्म आवरण में जी रहे हैं। ठीक है सर, आवाम फैसला करेगी ना, आवाम फैसला करेगी। आपने अपनी बातें रख दी। जो निराशा और हताशा जो एक मतदान का एक जो अभी ट्रेंड मिल रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यूपी में जो 8 स्थानों पे चुनाव हुआ है, वहां पे कांग्रेस की कोई अपनी बिसात नहीं है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बार तो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज है विशेष रूप से, उनके लिए भी कुछ नहीं कह पाई है। दूसरी तरफ जो गठजोड़ दिखाई दे रहा है मतदाताओं को, एक बहुत ज्यादा इस बात के लिए बीच में नहीं, इस बात के लिए बहुत अंदर से उनको इस बात को लेकर बहुत कुपित है कि ये कैसा गठबंधन है जिसमें किसी भी तरह का उसका कोई ऐसी भूमिका नहीं है कि उसके विकास के लिए कोई बात आज उनको बेचा जा रहा है, उनको सौदा किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से सौदा करने वाला जो गठबंधन है, उससे कहीं न कहीं हताशा और निराशा पैदा हुई है। इसी का परिणाम है कि वोट कम हुआ। ठीक है, राजनीतिक रूप से जो वोटों को सौदा करने का काम किया गठबंधन ने, उसके वजह से ऐसा हुआ। शिवाजी सरकार जी, फाइनल कमेंट। राजनीतिक रूप से अपना फाइनल कमेंट करने का पहले दौर गठबंधन ने किया है, अगले चरणों के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए राजनीतिक पार्टी? ठीक है ना सर, सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुनना भी। देखिए, पहला चरण जो है मेरे ख्याल में सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर वोट कम निकला है तो ये मानना कि एक दल को नुकसान होगा दूसरे को फायदा होगा, हो सकता है, पर ये मेरे ख्याल में ये सोच सही नहीं है। नुकसान होगा तो सभी को होगा, और नुकसान सबसे बड़ी जो नुकसान है वो जमहूरियत को है। तो इसलिए ये कहना कि वोट का कम होना बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे ख्याल में वो तो जरूरी नहीं है। बुरी बात है या नहीं है आगे पता चलेगा। पर एक चीज जो है, सारी राजनीतिक दलों को अब ये सोचकर कि अगर उनको
इस चुनाव के मैदान में रहना है और छोटे बड़े सभी उत्तर के दक्षिण के सभी जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर में ही कम हुआ है, दक्षिण में भी हम देख रहे हैं बहुत कम हुआ है, जबकि दक्षिण के ट्रेंड आमतौर पर अलग होता है। तो ये जो वोटर की एपैथी दिख रही है चुनाव के तरफ, ये मेरे ख्याल में बहुत शुभ चिन्ह नहीं है। और इसके लिए सारे दलों को सोचना पड़ेगा और अपने जो पूरे दलबल है उसको लगा के वोटर्स तक पहुंचना पड़ेगा, उनको निकाल के लाना पड़ेगा। अनुराग जी अभी तो 6 चरण और बाकी हैं, क्या आपको इसमें राजनीतिक नजर आता है जो पीपल कनेक्ट, जो एक कैंडिडेट उसके लोगों को जो घर घर जाके जैसे लोगों को अपनी बातें बताना, उसको कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। उससे जो है वोटर निकलने का उसके अंदर एक जोश आएगा और वो बाहर निकलेगा। अच्छा, एक चीज मैं त्रिपाठी जी को ऐड करूंगा कि कभी जो मैंने वाजपेयी जी वाले उदाहरण पे इन्होंने जो उसको काउंटर किया उसमें कि जो एकाध एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जब बहुत बड़ा मतदान होता है या तो वो किसी को हराने के लिए होता है या किसी को जिताने के लिए होता है। या तो लहर है कि उसे जिताना है या लहर है इसे हराना है, तो वो आम तौर पे ऐसा होता है। ठीक है, आपने कि लहर किसी की नहीं है। लहर, बहुत शुक्रिया आप तमाम। देखिए, लहर किसकी है किसकी नहीं है ये आवाम के फैसले पर हम छोड़ देते हैं। अभी तो पहला ही दौर हुआ है, अब देखते हैं आवाम के दिल में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। और राजनीतिक पार्टियां इसी पूरे जुगाड़ में रहती है कि कैसे आवाम के मन को पहचाना जाए, उसे टटोला जाए, अपने फेवर में किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो आज पहले दौर का मतदान खत्म हुआ है, लगातार हम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए जी सलाम।